वेलकम एवरीवन। आज हम जो पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी लोग इसमें से कुछ नई बुक्स देखेंगे, उसी के साथ साथ कुछ नए कोटेशन देखेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे और आप एक रैशनल थिंकिंग डेवलप करेंगे। आपको ये इसी के साथ में अंदाज़ा होगा कि आपको कौन से पोर्शन पे किस तरह से काम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो पेपर है वो है आरपीएससी का, क्योंकि आरपीएससी का भी अभी पेपर हुआ, आपने देखा ये तो काफ़ी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आरपीएससी का पेपर हमारा 2024 को हुआ था। 2023 वाला पेपर हमारा जो हुआ था वो 2024 में हुआ था, और ये वाला जो हमारा पेपर हुआ था वो 30 मई को हुआ था 2024 को। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज पेपर, और इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम एक चीज़ बता दें, जितने भी हमारे आरपीएससी, एमपी और उड़ीसा कहीं के भी जो भी पीजीटी के पेपर थे उसकी हमने सीरीज़ कंप्लीट करा दी है। तो अगर आप पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी पीजीटी वाली प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ पीजीटी की सीरीज़ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे ही पेपर कर सकते हैं। पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हम सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें हम अभी आरपीएससी के पेपर्स को कर रहे हैं। तो हमने 2025 का भी देखा है, जिसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है। ये 2024 का कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग 2021 का करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारा पहला स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है वो किसकी है। तो ये बुक है इरविन लुई होरोविट्स की, और 1993 को पब्लिश हुई थी। तो ये हमारी बुक है, और ये हमारी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये वाली अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है सम्मान की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले स्थिति समूह यानी स्टेटस ग्रुप की बात कर रहा है कि विशिष्ट विशेषता क्या कहलाती है। तो इसकी विशिष्ट विशेषता कहलाती है लाइफ स्टाइल। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगेन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एनालिसिस किसका एग्जाम्पल है। तो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का विश्लेषण है वो उदाहरण है मैक्रो सोशियोलॉजी, मेजो सोशियोलॉजी, ग्लोबल सोशियोलॉजी या फिर माइक्रो सोशियोलॉजी। तो वो हो जाएगा हमारा मेजो सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश किस में बंट जाता है, 2 भ्रांत दलों में बंट जाता है, तो उनमें से प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा। तो जब 2 भागों में बंट जाएगा तो जो प्रत्येक भाग होगा वो कहलाएगा मोइटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज सिमेल का कार्य नहीं है। तो जॉर्ज सिमेल के क्वेश्चंस आरपीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा डीपली आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने जॉर्ज सिमेल को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी बुक्स, कॉन्सेप्ट और इनके एनालिटिकल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आरपीएससी में। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और कोशिश करूँगी मैं भी एक सेपरेट लेक्चर ले लूँगी जॉर्ज सिमेल पे, सो दैट आपके जो भी इनके रिलेटेड इनके इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो सकें। तो इसमें पूछा है कौन सा उनका वर्क का कंसर्न नहीं है या किस पे उन्होंने काम नहीं किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें उन्होंने डायलेक्टिकल थिंकिंग पे बात की, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात की और फैशन की बात की, लेकिन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वो बात नहीं करते हैं। तो अपराध यहाँ पे किशोर अपराध करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है। तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है वो है बासम की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नया क्वेश्चन है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो यहाँ आपको दिखाना है कौन सी नहीं लिखी गई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन कौन सी बुक लिखी है पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि पता ही होगा डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी स्पेंसर ने ही लिखी है, और इसके कितने पार्ट हैं, 17 पार्ट है। कहीं कहीं ये भी पूछ लेता है।
फर्स्ट प्रिंसिपल जो बुक है वो भी स्पेंसर की ही है और ये इन्होंने लिखी है 1862 में। सोशल स्टैटिक्स जो बुक है वो भी किसकी है, स्पेंसर की ही है, 1851 में ये पब्लिश हुई है। जो ये वाली बुक है ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशन, ये बुक स्पेंसर की नहीं है, ये वाली बुक 2018 में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है वो बहुत ही अलग है, तो आप इसे नोट कर लेना, मे बी कहीं रिपीट हो जाए। 2-3 राइटर हैं जिन्होंने मिलकर लिखा है, तो पहले हो गए लुथरा, दूसरे हैं बॉल डिंगर, इन्होंने लिखा है, और जो तीसरे हैं वो हैं सोहेल। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर 2018 में ये बुक लिखी है ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये बुक स्पेंसर की नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है जो समाज को क्रांति और पुनर्गठन की ओर धकेलता है। तो इतिहास का इंजन कॉन्फ्लिक्ट को कौन मानता है, कार्ल मार्क्स मानते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्पेंसर के अनुसार जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कौन से 3 चरणों से गुजरा हुआ है मॉडर्न सोसाइटी, तो वो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने मॉडर्न की बात नहीं करी, अगर आपको ये पता होगा तो हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने प्रिमिटिव की बात की है, सेवेज की बात की, और ये दोनों में ही है, पीजेंट की तो वो बात करते नहीं है। तो मॉडर्न की बात नहीं की, मैंने पहले आपको बता दिए थे, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब ऑप्शन बचा 4। तो 9 में ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रिमिटिव, सेवेज एंड इंडस्ट्रियल की उन्होंने बात की। जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इन 3 चरणों से होकर गुजरता है, आदिम, जंगली और औद्योगिक। ओके, जाति प्रथा की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, प्रिमिटिव कल्चरल थ्योरी किसने दी है, कल्चर थ्योरी, तो ये जो दिया है वो दिया है जे.एच. हटन ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है सबसे पहले किसने रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या के लिए किया था, तो वो हैं हर्बर्ट हाइमन, जिन्होंने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या के लिए किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाएगा और पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके दान के रूप में वर को देंगे। तो मतलब माता पिता और इन सब का सहयोग रहेगा, ये जो वर होगा उसको कुछ वस्त्र, अलंकार ये सब देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रह्म विवाह हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो कोटेशन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कह क्या रहे हैं कि यह किनका मत है, क्या घरेलू काम उत्पादक है या क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिक वर्गों की है उसको बढ़ाने में वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष अथवा अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं, क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ साथ दमनित भी हैं, तो यहाँ एक्सप्लॉइटेड के साथ ऑप्रेस्ड की भी बात करते हैं, और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये ऐसी बात कौन करता है, गेल ओमलेट करते हैं। और इनका हमेशा एक क्वेश्चन आना ही आना है, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गेल ओमलेट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें एक बार। इसके बाद पूछा है वेबर का कौन सा तार्किकता का प्रकार उसमें से नहीं है, तो ये जो टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी हैं ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं वेबर के, आरपीएससी 2025 में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है, यहीं से रिपीट हुआ है। तो अब टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी मैंने वेबर के लेक्चर को ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिया है, 3 पार्ट में है, जहाँ पे आपको वेबर से रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो वहाँ ये सब कुछ भी मैंने बताया है, तो इसमें तो आपको अब पता ही चल गया होगा। प्रैक्टिकल रैशनैलिटी की बात करते हैं, फॉर्मल रैशनैलिटी की, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी की, लेकिन सब्जेक्टिव रैशनैलिटी की उन्होंने बात नहीं करी, इसकी जगह वो किसकी करते हैं, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल रैशनैलिटी की उन्होंने बात करी, ना कि सब्जेक्टिव की। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने सरकार अपराधियों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था वो जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, 2000 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसकी है, तो बहुत ही फेमस है, कोजर की बुक है, बहुत बार आ चुकी है।
नेक्स्ट है मेल्विन ट्यूमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ संबंधित नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पीजीटी के जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते होंगे तो उसमें देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है और पीजीटी के ये पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया, आई थिंक 2010 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको दूसरी तरह से मिलेगा। फिलहाल हम लोग देख लेते कौन सा संबंध नहीं है इसमें, वो देख लेंगे। तो हम लोग जब स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन तो होगा ही होगा, विभेदीकरण होगा, रैंकिंग तो होगा ही होगा, और इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन भी होता है। लेकिन परिस्थितियों की एकजुटता की वो बात नहीं करते हैं, इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, लाभप्रद की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभप्रद। तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी आपको सीक्वेंस में बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले आपको लगाना होता है सीक्वेंस में, तो उसमें सही जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंशियल होता है, उसके बाद रैंक होता है, रैंक के बाद आप देखेंगे इवोल्यूशन होता है, और उसके बाद क्या होगा, ये लाभप्रद आ जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस में लगाने को मिलता है ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे अब आपको समझ में आ रहा होगा, पीजीटी में देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिफिकेशन की जो स्टेजेस हैं वो। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें उन्होंने हटा दिया, तो परिस्थितियों की एकजुटता नहीं, इसकी जगह लाभप्रद आएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लेखक तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इसके पीछे कहानी बता दूं ताकि अगर आप ये पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाए। पहले मैं आपको ये बता दूं इसके लेखक हैं कौन, तो इसके लेखक हैं पेरेटो। लेकिन ये जो बुक है उसके पीछे की थोड़ी कहानी जान लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहानी है ये 1916 की, ऐसे आप इसको लर्न करिए। 1916 यानी 1916 में जो पेरेटो थे उनकी ये जो बुक आई थी, ये सबसे पहले इस नाम से थी। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप भी लिख सकें, समझ सकें। टराट्रो डी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, और उसके बाद था जनरेला। ये जो मैंने लिखा है, मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आप ठीक से समझ सकें। ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो किस में थी, इटालियन में, इटालियन लैंग्वेज में थी ये वाली बुक 1916 में, ठीक है, 1916 में। उसके बाद जब इस बुक का, ये जो मैंने लिखा है, इस बुक का जो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो किसने किसने किया है, जस्ट अ मिनट, वो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, उनका नाम है, मैं ये कहानी बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आ सकती है। क्या पता इसमें से क्या पूछ ले, क्योंकि आप देख रहे हो कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा है। तो लिविंगस्टोन थे, इन्होंने क्या किया, इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्लियर हो गया यहाँ तक। जब इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया तो अपने एक सहयोगी के साथ में मिलकर इन्होंने 4 खंडों में, कितने खंडों में, 4 खंडों में एक अपनी बुक निकाली 1935 में, जो कि पब्लिश हुई। और इस बुक का नाम इन्होंने रखा माइंड एंड सोसाइटी, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। माइंड एंड सोसाइटी बुक किसकी है, पेरेटो की। ये कब पब्लिश हुई, 1935 में। इसको ट्रांसलेट किसने किया था, लिविंगस्टोन ने। और ये किसका ट्रांसलेशन था, ये जो 1916 में बुक थी, टराट्रो डी सोशियोलॉजी जनरेला, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अब ये जो बुक पब्लिश की थी, यही वाली जो बुक थी 1963 में इस नाम से, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नाम से इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। तो ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नाम से पब्लिश हुई थी 1963 में ये वाली बुक। और ये जो बुक थी ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, इसमें उन्होंने ये इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। और इसमें जो पेरेटो थे, उन्होंने अपनी बुक में कोई भी पृष्ठ यानी पेज
पेज नंबर यानी उसका उल्लेख नहीं किया था कि कितने उसमें है, लेकिन उन्होंने पैराग्राफ का उल्लेख किया था। तो इसमें ये है, कहीं आप पूछ ले कि कितने पैराग्राफ पूछे गए हैं या क्या है ये पूछ ले, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने 2612, मैं अलग से लिख दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, इस 2612 पैराग्राफ का इन्होंने उल्लेख किया था। और कम से कम इस बुक में 10 लाख क्या थे, 10 लाख से अधिक शब्द थे। तो मैंने इसलिए इतना बताया कि ये आपको पता रहे कि इस बुक की कहानी क्या है। अब इतना सब कुछ बताया तो आपको परेटो तो समझ में आ जाएगा देखते हुए। मैं भी इसमें पूछ ले कितने पैराग्राफ हैं या पृष्ठ हैं या नहीं हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पृष्ठों की संख्या का उल्लेख नहीं किया था, बल्कि पैराग्राफ था, और इसमें 10 लाख से अधिक शब्द थे। और जो इसका जो संयोजन किया था सबसे अच्छा, वो लिविंगस्टोन की जो बुक थी माइंड एंड सोसाइटी, उसका है। तो ये इसी से रिलेटेड है। तो मैंने आप इतना सारा डिस्कशन किया ताकि आप जान जाएं। ये तो आपको पता हो गया, और इसके पीछे की कहानी भी आप जान गए हैं। तो ये इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया ताकि आप भूलें ना। किसने नीलगिरी की टोंडा जनजाति पर अध्ययन किया है? तो ये बहुत सिंपल है, रिवर्स ने किया है। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जो समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था यानी मनी इकोनॉमी के सिद्धांतों के प्रभाव को गहरा करने का इतिहास रखती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सिमिल हैं उनके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं इसमें, और बहुत ही गहराई से पूछे गए हैं, इसलिए सिमिल को बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मनी इकोनॉमी की बात कौन करता है? अब क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दी तो आप समझ गए होंगे सिमिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिमिल हो जाएगा। समाजशास्त्रियों को प्रारंभिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, स्वरूपों और उनके प्रकारों का। तो फॉर्म्स एंड टाइप्स की बात किसने की है, सोशल इंटरेक्शन की बात किसने करी है जब वो समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो वो भी सिमिल हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्टारबक्स कॉफ़ी हाउस की उपस्थिति संस्कृति के किस पहलू का संकेत है? तो ये है, जो स्टारबक्स कॉफ़ी हाउस है उसकी जो उपस्थिति है वो है संस्कृति के ग्लोबलाइजेशन का संकेत, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में ही इन सबकी बात होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है? तो आपको नहीं देखना है समिति की विशेषता। तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य तो होता है, व्यक्तियों का समूह भी होता है, पारस्परिक सहयोग भी होता है, लेकिन अनिवार्य सदस्यता समिति में नहीं, उसमें समुदाय में होती है। तो इसमें कंपल्सरी मेंबरशिप नहीं होती है, ऐच्छिक होती है, जिसका मन हो वो ले, जिसका मन हो वो ना ले। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2005 से। रुडोल्फ एवं रुडोल्फ के अनुसार जो बुलाक कैपिटलिस्ट है, बुलाक कैपिटलिस्ट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जो मिडिल पीजेंट हैं वो, यानी मध्यम किसान। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चरण में आनुभविक ज्ञान का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए किया जा सकता था? तो वो हो जाएगा पॉजिटिव स्टेज यानी प्रत्यक्षवादी स्टेज। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और ये पूछ रहा है, विसम्मान व्यवहार सिर्फ एक ऐसा व्यवहार नहीं है जो केवल मानदंड का उल्लंघन करता है, बल्कि ये एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है, मतलब उसके प्रति मोटिवेटेड होता है। तो जब मोटिवेटेड होगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर मोटिवेटेड वॉयलेंस आए तो ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा, आंसर जॉनसन। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात वो किस बुक में करते हैं? तो वो करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरे बोरदेव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण वर्गीय स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं की निर्माणक इकाइयों वाली संरचनाओं से उत्पादित होता है? जब विशेष पर्यावरण की हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा हैबिटस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में हैं के मध्य विल्फ्रेड पेरेटो ने अंतर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ होते अनुभव सिद्धांत, प्यूसिडो साइंटिफिक थ्योरीज एंड थ्योरीज ऑफ ट्रांसडेंसिंग एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामंजस्य विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया है और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया गया है? यानी पहले सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया और जो साधन है उसको क्या करते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। तो प्लस प्लस किस में होता है? कन्फर्मिटी की जब बात करेंगे तो प्लस प्लस होता है। उसके बाद क्या आता है? इनोवेशन में क्या होगा? ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्लस माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनोवेशन। तो इस तरीके से हम इस आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्विन डब्ल्यू गार्डनर के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर गलत है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद, परंपरागत समाजशास्त्र, पार्सनवादी संरचनात्मक प्रकारवाद। तो जब एल्विन गार्डनर के विचारों के हम वेस्टर्न सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो गलत है सोशलॉजिकल पॉजिटिविज्म हो जाएगा और मार्क्सिज्म हो जाएगा, पार्शियन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है। तो उनमें क्या विद्यमान है? मैंने आपको बताया जॉर्ज सिमेल के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये केवल इसी पेपर में नहीं, आप 2025 देखेंगे, 2021 देखेंगे, उसमें भी आपको मिलेगा जॉर्ज सिमेल के। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, अगर आप आरपीएससी का पेपर देने जा रही हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लें। उसमें जॉर्ज सिमेल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, गेल ऑमलेट और वर्जीनियस खाका, ये सब जो हैं इनको पढ़ के आप अच्छे से जाएं। इससे आपको एक सवाल डेफिनेट है कि मिलना ही है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है, क्या विद्यमान है? एक्सचेंज विद्यमान है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह किनका मत है कि वर्ण मॉडल जाति की गलत एवं विकृति छवि देता है? तो ये किसका मत है? ये मत है एमएन श्रीनिवास। वर्ण जो मॉडल है वो उसकी गलत छवि क्यों देता है? क्योंकि वो कहते हैं जो संस्कृतिकरण होता है उसके बल पर क्या होता है, जो उच्च कोई भी जाति जो है वो उच्च और निम्न में जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो वर्ण मॉडल दिया गया है वो गलत छवि देता है। तो ये एमएन श्रीनिवास ने कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका यह मत है कि समाजशास्त्री को अपनी पुस्तक अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है, परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते हैं? ये कोटेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे और इसी से हमने आंसर भी आपको बता दिया, पीटर एल बर्जर। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन तो बहुत इजी है। किसने कहा आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल है? तो ये कहा है पीएच प्रभु ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीएस गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजाति समूहों से बनी हुई है? तो बीएस गुहा का तो बहुत सिंपल है, जो इसमें पूछा गया वो 6 तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी जो रेशियल क्लासिफिकेशन है वो भी खूब पूछा जा रहा है। जैसे इस बार पूछा गया था 2025 वाला जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था रिजले ने कितने प्रजाति समूहों में बांटा? तो उन्होंने 7 में बांटा है। और इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए 6 में बांटने वाले और कौन हैं? तो 6 में बांटने वाले हट्टन भी हैं जिन्होंने प्रजाति समूहों को 6 भागों में बांटा है। और हट्टन के साथ साथ इन्होंने बांटा है घुरिये ने। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने
6 में बांटा है। तो कौन कौन हो जाएगा, BS गुहा, हट्टन और घुरिद, और 7 में बांटने वाले रिजले हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ, BS गुहा का इस बार ये नहीं पूछा था कि कितने भागों में उन्होंने बांटा। तो BS गुहा की एक जो मूल प्रजाति है जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो आप लर्न कर लो। तो BS गुहा की जिन्होंने जो भारत की मूल प्रजाति मानी है, वो कौन मानी है, वो उन्होंने मानी है निग्रिटो। और इसी में ही कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि निग्रिटो और तुर्की ईरानी में और द्रविड़ को लेके, नार्डिक को लेके कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन यही गलत हुआ होगा कुछ लोगों का, निग्रिटो, और ऑप्शन दिया था नार्डिक की किसमें क्या है, किसमें क्या, द्रविड़ किसमें क्या है, किसमें नहीं। तो निग्रिटो किसका है, BS गुहा का। और अगर हम लोग देखें रिजिले का, तो रिजिले ने जो मूल प्रजाति मानी है वो किसको मानी है, द्रविड़। और यही उन्होंने कन्फ्यूज़न के लिए एक पास रख दिया था, तो गलत हो गया था। तो रिजिले ने कितने में बांटा, 7 में। और उनके अनुसार जो मूल प्रजाति है वो कौन सी है, द्रविड़। किसके अनुसार, रिजिले के अनुसार। और जो BS गुहा हैं उनके अनुसार मूल प्रजाति क्या है, निग्रिटो। तो यही कन्फ्यूज़न था इसमें और इसमें, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हों। और जो ये हैं हट्टन और इनका तो आप मान लो सेम है BS गुहा का। तो हट्टन का भी निग्रिटो है और BS गुहा का भी निग्रिटो है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं थोड़ा ही बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रमिक विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की, यानी हायरार्की रेसिप्रोसिटी की चर्चा की। तो वो कौन है, वो है ड्यूमो। तो पता ही है। निम्नलिखित में से किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है। तो ये कौन है जिन्होंने बांटा है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एलिनेशन को 5 साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में बांटा है। तो वो कौन है, वो हमारे हैं सीमन ने 5 साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बताए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से बताए हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इन्होंने जो बताया वो है मीनिंगलेसनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हो सकता है सिर्फ टाइप पूछा है, उसके बाद हो सकता है इसके अंदर का पूछ ले। दूसरा जो है वो है नॉर्मलेसनेस। इसके बाद जो है वो है पावरलेसनेस। देन उसके बाद जो है वो है आइसोलेशन। उसके बाद जो है वो है सेल्फ स्ट्रेंजमेंट। तो ये 5 हैं जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, उसमें इन्होंने बांटा है सीमन ने। अब ये आपको लर्न करना है, मीनिंगलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, पावरलेसनेस, आइसोलेशन और सेल्फ स्ट्रेंजमेंट, जो 5 भाग ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा है रॉबर्ट ब्लाउनर, तो इनका भी आप देख लो। इन्होंने यू कार्व मेथड यूज़ किया था। क्या पता ये भी पूछ ले किसने यू कार्व मेथड यूज़ किया था, तो वो है ब्लाउनर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, क्योंकि इसी में ही कन्फ्यूज़न हो जाता। तो सीमन जो है उन्होंने 5 साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बताया और ब्लाउनर ने यू कार्व मेथड यूज़ किया है। तो ये हो गया। पित्त सत्ता का वह रूप जिसमें पित्त सत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पूंजीवादी पित्त सत्ता। दोहरी चेतना यानी डबल कॉन्शियसनेस शब्द किसने दिया, हु कॉइन्ड द टर्म डबल कॉन्शियसनेस। तो जो टर्म कॉइन किया है वो किया है WEB डू बोइस ने। तो गेडिंग्स नहीं कर देना, ठीक है, टर्म दिया है डू बोइस ने। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति है। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, तो सबसे पहले तो मैं ये डेफिनेशन बता दूँ। सोशल मोबिलिटी में अगर ग्रुप की बात हो रही है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने की बात होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, फेयर चाइल्ड हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फेयर चाइल्ड।
तो समझ में आ गया, फेयरचाइल्ड का ग्रुप है। लेकिन हम बात करें सोरोकिन की, सोरोकिन क्या कहते हैं, तो सोरोकिन कहते हैं एक स्थिति से जब हम दूसरी स्थिति की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक गतिशीलता। तो इनका कीवर्ड क्या हो गया, स्थिति। उसके बाद हम अगर बात करें हार्टन और हंट हैं, उनकी बात कर लें कि वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं एक परिस्थिति से, मतलब एक स्टेटस से जब आप दूसरे स्टेटस में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। इसी की जगह हम एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बोगार्ट्स की, वो देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो बोगार्ट्स कहते हैं एनी चेंज, किसी भी पद में जब कोई चेंज होता है, किसी भी पद में एनी चेंज, तो उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो किसकी है, फीचर की। तो वो भी हम बता दें, फीचर ने किसकी बात की है, तो फीचर बात करते हैं श्रेणी या फिर स्तर। किसी भी श्रेणी स्तर, एक श्रेणी या स्तर से दूसरे श्रेणी या स्तर में जो बदलाव होता है उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं जो मोबिलिटी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ज़रूर पूछी जाती, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जब समूह की बात होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा फेयरचाइल्ड। और जब किसी उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में जब गमन करना होगा तो उसको हम कहेंगे सोशल मोबिलिटी। ये किसने कहा, हार्टन और हंट ने। फीचर ने क्या कहा है, जब कोई जो भी सामाजिक गतिशीलता है किसी व्यक्ति या समूह का एक श्रेणी या फिर श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में जब गति करेगा तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। और बोगार्ट्स ने कहा कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन होगा तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। और सोरोकिन का हमने सबसे पहले बता दिया था, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जब हम जाएंगे या परिवर्तन होगा तो उसको हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो मुझे लगा कि बता दें कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। रेसिड्यूज से पैरेटो का क्या तात्पर्य है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर माना गया था वो माना गया था द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं की अभिव्यक्ति ही रेसिड्यूज होता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डॉयड और टाय शब्दों का यूज़ किसने किया है, ये आप सभी को वेल नोन है, जॉर्ज सिमेल। और जॉर्ज सिमेल के क्वेश्चंस आप देख ही रहे हो कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट जो बुक पूछी गई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस। हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस जो बुक है वो किसकी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये बुक जो है वो है किसकी। वो बुक है बिनोय कुमार सरकार की। ओके, तो आंसर तो आपको पता चल गया। लेकिन ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1918 को पब्लिश हुई थी। और बिनोय कुमार सरकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा इनका ये है, ये इनका जो पैतृक निवास था वो तो ढाका में था, बिनोय कुमार सरकार का। ठीक है, इनका जो काम है वो इन्होंने बहुत सारी जो संस्थाएं थी कलकत्ता में, बहुत सारी संस्थाएं वो करी हैं, स्थापित करी, तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो बहुत ही फाउंडेड मैनी इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इनका मेन है वो एक है, पूछा जा सकता है, बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप सोशोलॉजी लिख लेना, बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी है इनका। और दूसरा है बंगाली एशिया एकेडमी। ये सब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले तो आप सोचो कि बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी पता नहीं किसका है, तो बिनोय कुमार सरकार। बंगाली एशिया एकेडमी बिनोय कुमार सरकार। नेक्स्ट है बंगाली दांते सोसाइटी की स्थापना किसने की, बिनोय कुमार सरकार। ये भी पूछा जा सकता है, इसको हल्के में नहीं लेना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन
कल्चर, ठीक है। एक है बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी, दूसरा है बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन कल्चर, बंगाली एशिया एकेडमी और बंगाली दांते सोसाइटी। इन सब की स्थापना किसने करी? बिनोय कुमार सरकार ने। ओके, तो ये इतना आपको पता चल गया। कहीं बंगाली करके कुछ दिखे तो ये हो जाएगा, कलकत्ता में कुछ दिखे काम, तो इस तरह से आप थोड़ा रिलेट कर लेना कि बिनोय कुमार सरकार है और इनका पैतृक निवास ढाका में था। और ये जो बुक थी हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस, वो 1918 की है। किसकी है बुक? बिनोय कुमार सरकार की। क्लियर हो गया? अब गलत नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन इमेजिन कम्युनिटी बुक लिखा है? इमेजिन कम्युनिटीज़ जो बुक है, मैंने बहुत बार आपको बताया है इम्पॉर्टेंट बुक वाली, कॉन्सेप्ट वाली, दोनों ही प्लेलिस्ट में। तो ये बुक तो आपको पता ही होगा। चलिए बताइए किसकी है? ये है एंडरसन की। और ये जो बुक थी वो बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे जो डिफरेंट युग थे, विभिन्न युग और विभिन्न भौगोलिक जो क्षेत्र थे, उसमें जो राष्ट्रीय भावना था, राष्ट्रीय जो भावना थी उसके विकास के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो विभिन्न युग और विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में इमेजिन कम्युनिटी में बताया गया है। किसने बताया है? बेनेडिक्ट एंडरसन ने। और ये जो कॉन्सेप्ट है इमेजिन कम्युनिटी, ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही डेवलप किया है 1983 में लगभग। और उसमें उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बताया है, एनालाइज किया है, ठीक है। तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि शेयर करते हैं। तो एंडरसन याद हो गए, राष्ट्रीयवाद की भावना, नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को डेवलप किया 1983 में, और इनकी बुक भी है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कह रहा है, जब कोई व्यवहार बाध्यकारी होता है, ज़बरदस्ती, और इसे सख्ती से लागू किया जाता है, हमारा कोई नहीं चलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोरेज, क्योंकि उसमें कोई मनमानी नहीं चलती। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, रूढ़ियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन मिडिल क्लासेस, तो बहुत बार आ चुकी है और ये बुक है बीबी मिश्रा की, तो इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यवसायिक स्थिति में परिवर्तन को मापेगा, मतलब एक तरफ पिता है और एक तरफ पुत्र है, इसके बीच में जब वो नाप रहा है व्यवसायिक स्थिति को, तो दोनों में चेंज हो गया, तो क्या हो, मतलब जनरेशन गैप हो गया, तो जनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातियों को उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा सही है? तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो चेंचू जो है वो शिकार एवं भोजन संग्रहण करता है, ये तो ठीक है, चेंचू शिकार एवं भोजन संग्रहण ही करता है, तो हमें सही युग में तो चल गया पता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए झूम कृषि कौन करता है, हल से खेती कौन करता है, पशुपालन कौन करता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि ये नहीं सही है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो झूम कृषि जो है उसका कौन सी जनजाति करती है? कुकी झूम कृषि करती है, ठीक है। और हल से खेती कौन करती है? वो है गोंड जनजाति हल से खेती करती। मालर जो है उसका ट्राइब का अध्ययन किसने किया था? एलपी विद्यार्थी ने किया था। और इसमें हम अगर आपसे पूछें इनका देवता बताइए क्या है, तो इनका जो देवता था वो गौसैया था। याद है क्या आप? ये देवता था, कहीं पूछ ले जो जो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं वो बता देना, ठीक रहता है। तो मालर ट्राइब का अध्ययन किसने किया? एलपी विद्यार्थी ने, और इनका देवता क्या था? गौसैया था। अब यहाँ पे क्या बचा? पशुपालन। तो पशुपालन कौन करता है? कौन सी ट्राइब? टोडा जनजाति पशुपालन करती है। तो आपको आंसर तो पता ही करना है, लेकिन साथ साथ में आपको अदर ऑप्शंस के भी आंसर पता करने हैं। तो चेंचू तो हमने ढूंढ लिया था, शिकार एवं भोजन संग्रहण करती है, लेकिन झूम कृषि कौन करता है? भोटिया नहीं, कुकी। और हल से खेती गोंड, और मालय ट्राइब के बारे में बता दिया हमने, और भील नहीं, पशुपालन करती है टोडा जनजाति। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, और इसका
50 क्वेश्चंस ही हम लोग करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के जो बचे हैं 50 क्वेश्चंस उनको करेंगे। और इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं हम लोग अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हैं कि हमें कितना याद है और किस किस टॉपिक पे काम करना है, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसमें मैंने आपको क्या बताया, जॉर्ज सिमल को अच्छे से पढ़िए, गेल ओमलेट को अच्छे से पढ़िए, और जो नई नई बुक्स आ रही हैं उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप याद कर लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया बिनोद कुमार सरकार का अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कोलकाता में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया है, जिसमें बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी है, बंगाली इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन कल्चर है, और बंगाली एशिया अकेडमी, और क्या बताया था मैंने, दांते सोसाइटी। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो जो नए नए थिंकर्स आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, कहाँ पे काम है, क्या काम है। जैसे मैंने आपको बेंडिक एंडरसन के बारे में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना की बात करी, नेशनलिज्म पे को एनालाइज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा, जितना आपको आसानी से रिकॉल हो सके। जैसे सोशल मोबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बताई, तो उसमें सिर्फ ये नहीं ढूंढना है कि इसका आंसर क्या, आपको ये भी ढूंढना है कि दूसरा कौन सा हो सकता है, अब नेक्स्ट कौन सा पूछा जा सकता है, अब क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जितना पॉसिबल हो उतना कर लें, बहुत इतना ओवर ना करें कि जो पूछा जा रहा है वो भी याद ना हो। तो हम धीरे धीरे ये काम करते रहेंगे ताकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और अच्छे से रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर थोड़ा सा भी लगता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर तो नॉर्मली कहीं भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी आपको बुक जो आती है, जो बुक लिस्ट उसमें मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन दूसरी तरह से किया हो। तो ये जो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आई थिंक। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो भी फ्रेंड हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की या सोशोलॉजी से किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट और जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।